नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। देश की सियासत में वोट चोरी का एक शब्द पुरजोर तरीके से विपक्षी दल कांग्रेस उठा रही है। आरोप है कि सत्ताधारी दल चाहे दीगर राज्यों में हो या केंद्र में हो, उनके द्वारा वोट चोरी किया गया, उसके बाद चुनाव परिणाम को प्रभावित उसके जरिए किया गया। पुरजोर तरीके से कांग्रेस इस बात पे लगी हुई है कि कैसे इसे आगामी दिनों तक सियासी मुद्दा बनाया जाए। लेकिन बीजेपी कह रही है कि पहले आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं और अब आप मतदाता सूची पे सवाल उठा रहे, जो सियासी सीनाजोरी को बताने के लिए काफी है। बहरहाल ये मामला दिल्ली से होते हुए अब राजधानी रायपुर छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है। मामला यह है कि कांग्रेस ने एक आदेश जारी करके अपने सभी जिला अध्यक्षों को मतदाता सूची का अपने राजनीतिक स्तर पे पुनरीक्षण करने का आदेश दे दिया है और न केवल आदेश बल्कि विस्तृत रिपोर्ट भी जमा करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद सूबे की सियासत में पुरजोर तरीके से अब बहुत तेजी से इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिरकार जिस बात का जिक्र राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, उस बात का जिक्र छत्तीसगढ़ में क्यों। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली से राहुल गांधी की अगुवाई में शुरू हुई वोट चोरी के खिलाफ सियासी जंग अब छत्तीसगढ़ की जमीन पर दस्तक दे चुकी है। प्रदेश कांग्रेस ने 90 की 90 विधानसभा सीटों पर मोर्चा खोल दिया है। अब हर घर, हर गली और हर मोहल्ले की वोटर लिस्ट खंगाली जाएगी। कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को साफ आदेश दे दिए हैं कि डुप्लीकेट वोटर, फर्जी नाम, अमान्य पते, बोगस फोटो और फॉर्म 6 की हेराफेरी सब कुछ बेनकाब करो। कांग्रेस चेक करेगी छत्तीसगढ़ की सभी विधानसभाओं में वोटर लिस्ट। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस खंगालेगी फर्जी वोटर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सभी जिला अध्यक्षों को जारी किए दिशा निर्देश। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस चलाएगी वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान। 8 से 10 दिन सभी विधानसभाओं में परीक्षण, फिर शिकायत करेगी कांग्रेस। डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी पता, फॉर्म 6 का दुरुपयोग जैसे तथ्यों का होगा परीक्षण। पीसीसी चीफ बोले, बीजेपी और चुनाव आयोग का गठबंधन अब बेनकाब। बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस को हार स्वीकारने में अभी भी तकलीफ। साल 2023 के चुनाव परिणाम को देखें तो आधा दर्जन के करीब ऐसी सीटें रही जहां जीत हार का अंतर 1000 वोट से कम रहा। ऐसे में छत्तीसगढ़ में वोट चोरी को लेकर आरोप लगेंगे, अभियान चलेगा तो लाजमी है कि सियासत भी भरपूर होगी। कांग्रेस के आरोप है कि रायपुर और आसपास के इलाकों में भी गड़बड़ झाला चल रहा है। वोटर लिस्ट की जांच में सच्चाई सामने आएगी। इधर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को कम से कम अब तो जनता के फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए, फिर भी परीक्षण कराना है तो करा ले। अब जिस तरह से बिहार, महाराष्ट्र में जो परिणाम आए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की दोनों की गठबंधन हो चुकी है, तो चुनाव आयोग तो केंद्र के अधीन है, तो फिर आखिर जो केंद्रीय चुनाव आयोग जो कहेगा राज्य चुनाव आयोग तो वही करेगी। उनको अभी भी हार को स्वीकार करने में अभी भी उनको तकलीफ हो रहा है। अभी तक ईवीएम मशीन को बोलते थे, अब मतदाता सूची में आ गए हैं। उनको मतदाताओं ने जो, प्रदेश की जनता ने जो निर्णय दिया है उसको स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने कांग्रेस पार्टी को किनारे कर दिया है। कुल मिलाकर कांग्रेस अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का ये दांव सिर्फ प्रदेश नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने वाला है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पूरी तैयारी में है और दावा है कि जल्दी बड़ा खुलासा होगा। यानी आने वाले दिनों में कांग्रेस की सियासी रणनीति और भाजपा के भीतर की हलचल राज्य की राजनीति को एक नए मोड़ पर ले जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार इस मसले पे छत्तीसगढ़ में सियासी उबाल क्यों आ चुका है। चलिए आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा। एक विद्वान पैनल हमारे साथ मौजूद है। पहले अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उज्ज्वल दीपक जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। उज्ज्वल जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अमरजीत चावला जी है, वरिष्ठ नेता है, पीसीसी के महामंत्री रह चुके हैं। अमरजीत जी आपका भी बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सियासत की हर नब्ज को समझने वाले, बेहद करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
अनिल जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वोट चोरी के आरोप लगते हैं सियासी गलियारों में। असर अब छत्तीसगढ़ में व्यापक तौर पे दिखने लगा है। व्यापक तौर शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस आदेश जारी करके अपने सभी जिला अध्यक्षों को कहती है कि डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी और अमान्य पते, एक पते पे थोक में मतदाता, अमान्य तस्वीरें, फॉर्म 6 का दुरुपयोग के दस्तावेजों के साथ परीक्षण कीजिए और विस्तृत रिपोर्ट पीसीसी को जमा कीजिए। क्या इसका असर और क्या इसमें सियासत? अनिल जी, देखिए, प्रदेश कांग्रेस वही न्याय धर्म अदा कर रही है जो उसे करना चाहिए। उसके नेता हैं कांग्रेस के राहुल गांधी। उन्होंने एक मुद्दा उठाया है पूरे देश में, जो पूरे देश में चल भी रहा है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी का फर्ज है कि वो अपने नेता के साथ खड़ा हो। इसलिए छत्तीसगढ़ में अब ये कवायद शुरू हो रही है कि जिला कांग्रेस कमेटियों को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप जहां जहां भी वोट चोरी हुई है या ऐसी संभावना है, उसको सबूतों के साथ सामने लाइए। कांग्रेस का अपना धर्म है, वो इसे निभा रही है। देखिए, मुझे याद है कि कांग्रेस ने इस देश में कम से कम 50 साल तक तो एक छत्र शासन किया, एक तरफा पार्टी रही होगी। 1952 में लोकसभा के पहले चुनाव हुए थे और तब 1952 के लोकसभा चुनाव में ही पहली बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आया था। तो बूथ कैप्चरिंग भी उतना ही बड़ा अपराध था जितना बड़ा अपराध यदि आप वोट चोरी को लगा रहे हैं। हालांकि इसके कोई बहुत मजबूत और गहरे सबूत नहीं है। जिस कंपनी के भरोसे कांग्रेस पार्टी ने आंकड़े जुटाए थे, उसने तो माफी मांग ली है। बिल्कुल सर, उसने माफी मांग ली कि हमने गलत आंकड़े दिए आपको, और उसके चलते आज आप पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं उन आंकड़ों के भरोसे। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का धर्म था कि उसको ये मुद्दे सामने लाना, वो लेकर के आई और जवाब चुनाव आयोग को देना था। उसने चुनाव आयोग ने जवाब दिया भी, और चुनाव आयोग ने जब जवाब दिया तब वो कंपनी को ऐसा लगा कि नहीं, हमने गलत आंकड़े दिए, इसमें हम फंस सकते हैं, हमारे खिलाफ एफआईआर हो सकती है, हम जेल जा सकते हैं। इसलिए उस कंपनी के जो निदेशक थे उसने आकर के माफी मांग ली। तो अब सवाल यह है कि आप यदि आगे बढ़ रहे हैं इन मुद्दों पे, तो उसके प्रूफ क्या हुए, उसके अथेंटिटी क्या है, ये एक बड़ा सवाल देश चाह रहा है। बाकी सवालों के जवाब हम अगले उसमें देखेंगे। ठीक है अमरजीत जी, मैं आपका रुख करता हूं। 1952 पहला चुनाव, 2025 मौजूदा समय, 73 साल का लंबा अंतराल। अनिल जी कह रहे गंभीरता के साथ, बेहद वरिष्ठ पत्रकार है, कि साहब बूथ कैप्चरिंग हो या मौजूदा सियासी आरोप, कमोबेश दोनों एक ही है। जवाब तलाशना पड़ेगा, आप जवाब लेंगे तो जवाब देना भी पड़ेगा। और जब सबूतों के अभाव में उस उक्त कंपनी ने बैकफुट पे वो कंपनी आ गई, तो आप कैसे इस पे फ्रंट पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में इस आदेश के मायने क्या? अमरजीत जी, देखिए डॉक्टर साहब, फ्रंट फुट और बैक फुट की बात नहीं होती। बात ये होती है कि भारत को पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है और कहा भी जाता है, और ये है भी। हम ये कहते हैं अगर इस देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्थाओं में से एक चुनाव आयोग के ऊपर अगर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, तो वहां पर सरकार के नैतिक दायित्व तो बन जाता है और संवैधानिक एजेंसियों का भी नैतिक दायित्व तो बन जाता है कि वो देश की जनता के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करे। देखिए, वोट चोरी का मतलब सीधा सीधा होता है कि चुनावी घोटाला और संविधान के साथ विश्वासघात। अगर हम इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं हरियाणा के इलेक्शन के बाद, जब हमारे को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, वो गड़बड़ झाला हम महाराष्ट्र चुनाव में जब हमने देखा कि 3 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम जुड़ गए, और जिस महाराष्ट्र में हमारे गठबंधन को शानदार सफलता लोकसभा चुनाव में मिली, 3 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में हमें उन विधानसभाओं में भी हार मिली जहां लोकसभा चुनाव में हमको जबरदस्त सफलता मिली थी। उसके बाद जब हमने आपत्ति दर्ज की, हमारी आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया। उसके बाद जब हमने देखा कि बिहार में 65 लाख वोट कट गए, कई जरूरी पहचान पत्रों को सूची से बाहर कर दिया गया, तो जब हमने आपत्ति की, हमने सदन से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी, हमारी मांगों को दरकिनार कर दिया गया। हमने इनसे डिजिटल आंकड़े मांगे, डिजिटल मतदाता सूची मांगी, हमको नहीं दी गई। सीसीटीवी फुटेज वाले नियमों में इन्होंने बदलाव कर दिया। तो जब ये सारी घटनाएं हुई तो फिर हमने क्या किया, हमने कहा ठोस सबूत चाहिए। तो हमने साउथ बेंगलुरु की एक महादेवपुरा सीट पे हमने एक वो जांच की, तो जांच पे हमने देखा कि 1,250,000 वोट वहां पे जुड़ गए। हमने देखा कई घरों में एक कमरे का घर है, वहां 80-80 वोट है, जो वोट है ही नहीं वहां। कई फोटो गड़बड़ है, कई मतदाता सूचियों में डबल नाम है, कई लोग मर गए हैं पर उनका नाम मतदाता सूची से कटा नहीं है। फॉर्म 6 में कई गड़बड़ियां हमने पकड़ी। तो जब इन सारी धांधलियों की हमने शिकायत की तो हमने देखा कि बीजेपी को ज्यादा परेशानी हो रही है। भाई, हम इलेक्शन कमीशन से अगर कोई बात पूछते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी को हमें सहयोग नहीं करना चाहिए? अगर
वो गलत नहीं है, उनके चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, तो होना ये चाहिए था कि डबल इंजन की सरकार को देश में एक अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करना था और हमारे को सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल आंकड़े हमको देने थे, तो हम साबित कर देते कि लोकसभा चुनाव में जो 25 सीटें जहां सिर्फ 35,000 के मामूली अंतराल से मोदी जी चुनाव जीते हैं, वहां गड़बड़ियां हम प्रस्तुत कर देते और बता देते कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने, हमारी आपत्तियों को दरकिनार करा, सुप्रीम कोर्ट से हमको थोड़ा सहारा मिला और आने वाले समय में भी हमको न्यायालय पर ही भरोसा और न्यायालय से ही हमको सम्मान मिलेगा। उज्जवल जी से एक बार इस पे चर्चा कर लेते हैं। उज्जवल जी, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, छत्तीसगढ़ में व्यापक असर दिखाई पड़ रहा है। 5 बिंदुओं पे विस्तृत जांच, परीक्षण और रिपोर्ट देने के लिए कांग्रेस ने कह दिया, जबकि वास्तविकता ये है कि छत्तीसगढ़ 2023 में जो चुनाव परिणाम आए तो महज 5 सीट 90 में से 5 सीट ऐसी है जिसमें जीत हार का अंतर 1000 वोट से नीचे का है और केवल 2 सीट ऐसी है जिसमें जीत हार का अंतर 2000 के नीचे है। जरा जवाब दीजिए, कांग्रेस के इन आरोपों का और इस आदेश का मायने क्या बीजेपी देखती है? अवधेश जी, सबसे पहले तो एक क्षमा प्रार्थी हूँ, एक दिक्कत हो गई है। आप मुझे जब फोन आया है आपके कार्यालय से तो मुझे बताया गया कि वोट चोरी पे डिबेट है, तो मैंने देश की पहली वोट चोरी पे पूरा रिसर्च कर लिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी वाला। 16 में से 15 लोग माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, वोटिंग भी हो गई, पर आखिर में जो परिणाम आया वो 1 वोट पाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया देश का। तो इसके लिए क्षमा चाहता हूं, मुझे लगा डिबेट आज इसी विषय पे है, क्योंकि आपका एक बुद्धिजीवी चैनल है, अच्छे से विषयों पे डिबेट कराते हैं, राष्ट्रीय विषय पे भी। दूसरा, एक अब जब बात निकल गई तो कॉमन नॉलेज जो है, मैंने कभी प्रेस वार्ता देखी थी राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी ने उसमें एक बात बोली कि चुनाव आयोग के अधिकारी रिटायरमेंट के बाद भी आपको छोड़ेंगे नहीं। अब इस पे एक मैं रोचक आपको घटना बताता हूं, मैं आऊंगा मुद्दे पे, मैं आपकी बातों का सिलसिलेवार जवाब दूंगा और मुझे समय भी चाहिए। चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको एक नाम बताता हूं, जनरल अरुण श्रीधर वैद्य। ये नाम आपने सुना है? अमरजीत जी, आपने ये नाम सुना है? कौन थे? माननीय अमरजीत चावला जी बड़े भाई हैं, सिख, ऑपरेशन ब्लू स्टार में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से लीड करने वाले व्यक्ति थे जनरल अरुण श्रीधर वैद्य। उनके रिटायरमेंट के 2 साल बाद पुणे में उनकी हत्या कर दी गई थी। रिटायरमेंट के बाद, ये शब्द याद रखिएगा, मिलिटेंट्स द्वारा। किस लिए? क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए, आतंकवादियों से मुकाबले के लिए उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का नेतृत्व किया था इंदिरा गांधी जी के बोलने पे। रिटायरमेंट के बाद छोड़ेंगे नहीं, और इस घटना से कहीं ना कहीं आपको एक संयोग नजर आएगा। ये धमकी देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति के लिए ऐसी धमकी का इस्तेमाल करना क्या देश के विपक्ष के नेता को शोभा देता है? ये मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी से। रही बात वोट चोरी की, इनके सवालों के मैं आपको सिलसिलेवार जवाब देता हूं, समय दीजिएगा मेरे को। सीसीटीवी फुटेज की बात की आपने, मैं बताना चाहूंगा हर चीज का एक नियम, फॉर्मूला, तय सीमा होती है। आप आज भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज होता है वो कितने समय बाद डिलीट किया जाएगा। आखिर राहुल गांधी जी ने सीसीटीवी फुटेज मिटाने के बाद का समय ही प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों चुना? और अगर उनको डाउट था, सारे रिकॉर्ड कर लेते उस समय जब वो अवेलेबल थे। हर चीज की एक समय सीमा होती है। ये बोल रहे हैं डिजिटल रिकॉर्ड नहीं दिए, मैं आपका मोबाइल दीजिए, मैं आपको भी डिजिटल रिकॉर्ड निकाल के देता हूं। आपको जिस सीट का चाहिए, भारत का कोई भी आम नागरिक एडल्ट नहीं हो तब भी चलेगा, वयस्क ना हो तब भी चलेगा, मोबाइल फोन में जाइए और उसमें से डेटा निकाल लीजिए। इतना आसान होता है डेटा निकालना। ये आरोप फर्जी है, मनगढ़ंत है, काल्पनिक है और सिर्फ देश में भ्रम की राजनीति करने का एक माध्यम है। अमरजीत जी जवाब दीजिएगा, डेटा फर्जी है, काल्पनिक है, भ्रम की राजनीति आप लोग करते हैं, मुद्दों को केवल इसलिए जिंदा रखते हैं क्योंकि राजनीति करनी है। बेहद गंभीरता से उज्जवल जी कह रहे हैं, पूरे रिसर्च और पूरी तैयारी करके वो आए हुए। जवाब दीजिए साहब। देखिए डॉक्टर साहब, अडानी के इशारे पर चलने वाली भारतीय ईडी, सीबीआई, आईटी सबका नाम ले दीजिए ना। मैं बीच में अरे एक स्क्रिप्ट छोड़िए। नहीं, एक अध्यक्ष जी, उज्जवल जी, ठीक है, गंभीर
विषय होना तो चाहिए एक बार सुन लेते और हैं गंभीर उज्जवल बहस होनी जी, चाहिए। उज्जवल एक बार सुन लेते हैं। आपने बेहद गंभीरता से बेहद अच्छा, ठीक है ठीक है बघेल जी की उज्जवल जी ईडी ने करवाया नहीं, ये नहीं चलेगा। उज्जवल जी एक मैं मिनट, बोलता हूं एक बार गंभीर उनको विषय होना कंप्लीट करने दीजिए ना, अमरजीत जी को कंप्लीट करने दीजिए। चुनाव आयोग का मामला है, आपको वोट चोरी का आपको मामला है। जो भी आरोप लगा आपको रहे जो हैं। भी कहना हो उसके बाद मैं सीधे आपके पास आऊंगा, अनिल जी के पास मैं लास्ट में जाऊंगा, ठीक है। अमरजीत जी आप कंप्लीट कर लीजिए, उसका उज्जवल जी आप जवाब दीजिएगा। चलिए अमरजीत जी कंप्लीट मेरा कीजिए। समय इन्होंने खराब किया तो आप मुझे समय दीजिएगा। देखिए 12 साल से डबल इंजन की सरकार है, इनके ऊपर जब भी कोई गाज गिरती है या ये फंसते हैं तो ये क्या है, इसी तरह के वाद विवाद करके मुद्दों को डाइवर्ट करके जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। इन्हें जब भी आईना दिखाया जाए तो ये 1947 से चालू करके नेहरू जी से चालू करते हैं और यहां तक पहुंचते हैं। मुझे आप एक चीज बताइए, अरे 8-8 बार 7-7 बार जीतने वाले विधायकों को इन्होंने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के नए नवेलों को, कांग्रेस से गए लोगों को मंत्री बनाया, तो ये क्या बात करेंगे? ये कौन सी बात? आज वोट चोरी की बात हो रही थी, हम वोट चोरी पे बात करेंगे। ये वल्लभ भाई पटेल जी से लेकर यहां तक पहुंचे, पर वोट चोरी पे इन्होंने, मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि निष्पक्ष चुनाव हो? क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहता कि मतदाता सूची को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी है जनता की वो दूर हो? क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि जो संवैधानिक एजेंसियों पर कोई क्वेश्चन मार्क मत लगे? क्या आप क्या चाहते हो कि जैसे आपने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया, ऐसी आप चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रहे हो? भाई हम जो सवाल पूछ रहे हैं, हमको डिजिटल, हमने अभी आंकड़े मांगे, आप उठा के देख लो, वेबसाइट डिलीट कर दिए इन लोग। जनता जवाब चाहती है, वेबसाइट डिलीट हो जाता है। भाई आप सीसीटीवी फुटेज में 45 दिन पहले तो ये नियम कायदा नहीं था, हमारी भी सरकारें नहीं। अगर हम भी इनके रास्ते पे चले होते तो क्या आज मोदी प्रधानमंत्री होते? मैं तो साफ साफ कहता हूं, अमित शाह ने कहा था सरकार बनने के बाद अब हम 40-50 साल तक हमारी सरकार रहेगी। पूरे चुनाव में मोदी जी कहते रहे भैंस चुरा के ले जाएगी कांग्रेस, भैंस चुरा के लेगी, और बाद में पता चला कि ये तो वोट चोरी कर रहे थे। भैंस चोरी की बात करने वाले लोग, और वोट चोरी करके चुनाव आयोग के साथ मिलकर ही नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इसीलिए इनको कुछ भी कहो, इनको तकलीफ होती है, ये सुनना नहीं चाहते। आप सरकार में बैठे हो, डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार इसलिए है कि मालगाड़ी में डबल इंजन इसलिए लगाया जाता है ताकि अडानी का माल चला जाए और जो परिवहन करने वाली गाड़ियां वही चले और जो यात्रियों के लिए गाड़ियां वो बंद हो जाए। तो ये तो इनका हाल है, कुछ भी पूछो तो नेहरू 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 ने तो सोते जागते। अरे भाई 12 सालों से आपकी सरकार है, आपका नैतिक दायित्व बनता है कि पारदर्शी चुनाव हो। इस देश में जो है पूरी पारदर्शिता के साथ किसी भी संवैधानिक एजेंसियों पर आरोप ना लगे, और आप उसकी जगह आप जवाब नहीं देना चाहते। भाई आप हमको सीसीटीवी फुटेज दे देते, हमको डिजिटल आंकड़े दे देते। 300-300 सांसद अगर इलेक्शन कमीशन में जाके मांग करते, आप उनकी गिरफ्तारी कर देते हो। संसद से सड़क तक हम लड़ाई लड़ रहे, 65 लाख वोट आप काट देते हो। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आप आधार कार्ड को उसमें पहचान पत्र में शामिल करते हो। इससे साफ पता चलता है कि 1 महीने में 3 महीने में 1 करोड़ वोट महाराष्ट्र में जुड़ गए। एक कमरे में 80-80 वोटर है, कोई आता पता नहीं है। एक आदमी 4-4 वोट कर रहा है, उसका आता पता नहीं। आप जवाब नहीं देते। हम इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछते हैं, मिर्ची इनको लगती, तकलीफ इनको होती, इतनी खींच क्यों, इतनी परेशानी क्यों? अमरजीत जी, चोर की दाढ़ी में तिनका है, ठीक है। इसलिए ये बौखलाते हैं ठीक और है। आपसे ना बात करके मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है उज्जवल जी जो बातें आप कह रहे हैं ठीक उसके विपरीत अमरजीत जी कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब है, आप फर्जी है। आज इस डिजिटल युग में आप मोबाइल मांग रहे थे कि मोबाइल दीजिए, मैं डेटा निकाल के दे देता हूं। अमरजीत जी कहते हैं कि वेबसाइट ही डिलीट हो गया, डेटा कहां से निकालेंगे? जवाब दे। मोदी जी कहेंगे ये बात इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बोलता? अरे यहाँ मोबाइल से नहीं, ये बात उज्जवल जी आप जवाब दे दीजिए। आम नागरिक को मालूम है। मैं बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ी में एक वर्ड है रोंठाई। बच्चा जो है बैट लेकर आता है और वो बोलता है कि मैं बैटिंग करूंगा क्योंकि बैट मेरा है, और वो आउट हो जाता तो आउट होने को तैयार नहीं होता, बोलता बैट मेरा है। जो राहुल गांधी जो राजकुमार है देश के, वो उस सत्ता पे अपने पिता का हाथ समझते हैं। उनको लगता है राजशाही परंपरा के तहत पिताजी की मृत्यु के बाद सत्ता उनको हस्तांतरित होनी चाहिए, और बैट मेरा है, देश मेरा है, मैं ही बैठूंगा कुर्सी पे। और जब नहीं बैठे हुए तो रोंठाई करते हैं, रोते हैं वो कि बैट मेरा है, मैं ही बैटिंग करूंगा। मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने बोला छत्तीसगढ़, ये बताइए 2018 में किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। चुनाव कौन हारा? भाजपा। 15 सीटें आई थी हमारी, और कांग्रेस को कितनी सीटें आई थी? 71 से 75, मुझे याद नहीं, जो भी है वो। 2023 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। कौन हारी? अगर चुनाव आयोग के डेटा में फजिंग कर सकते थे तो हम उस समय किए होते, और आप इस समय किए होते। और अगर करना ही था, लोकसभा में हमारी इतनी कम सीटें नहीं आती, 400 सीटें आती। फिर ये मैं आपको बता रहा हूं, इनकी कोल काल्पनिक। आप वो बचपन में माया की कहानियां पढ़ते थे, वो आता था एक मायापुर, इस टाइप की कहानियां गढ़ रही कांग्रेस, और देश में एक माहौल बनाने का कोशिश कर रही है। पर जिस व्यक्ति ने वोट दिया है
उसको मालूम है उसने किसको दिया है, किसको पढ़ा है और कौन जीता और कौन हारा है। रोंठाई ना करे। ठीक है अनिल जी, बेहद सामान्य सा सवाल है। बीजेपी सारे तंत्र सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कह रही है, कांग्रेस ठीक उसके उलट उन व्यवस्थाओं को नकार रही है। जनता क्या करे? जनता भ्रमित हो, कांग्रेस के बातों में आए या बीजेपी के साथ आए, क्या करे जनता? जनता के सामने तो पसोपेश की स्थिति है। देखिए अवधेश जी, कांग्रेस ने जो साक्षरता अभियान चलाया था ना, वो 2025 तक आते आते इतना सफल और परिपक्व हुआ है कि अब आम आदमी पढ़ा लिखा वो ये बातों में आता नहीं है। उसे सच की समझ है, उसे मालूम है कि वोटिंग चोरी कहां और कब होती थी, कब तक होती रही, किन किन राज्यों में होती रही। मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला कोई नया नहीं है। उज्जवल जी भी इस बात से सहमत होंगे कि थोड़ी बहुत गलतियां तो हर राज्य की हर मतदाता सूची में होती ही है, 2-4 नाम अच्छे पाए जाते हैं, वो इश्यू नहीं है। सवाल यह है कि मामला कब सामने फूटा। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मनगवा एक सीट है, वहां से कांग्रेस के धुरंधर नेता चुनाव लड़ते थे, श्रीनिवास तिवारी 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे। ये कहा गया कि वो फर्जी वोटरों के आधार पर चुनाव जीतते हैं। तो क्या किया गया? केंद्र सरकार की बटालियन भेज दी गई, चुनाव आयोग वहां बैठा दिया गया। 6 महीने पहले ही उसने जांच शुरू की। आपको आश्चर्य होगा, 7,500 वोट फर्जी पाए गए थे उस लिस्ट से। उस लिस्ट को हटाया गया, लेकिन उसके बाद भी श्रीनिवास तिवारी चुनाव जीते। क्यों? जनता का समर्थन उनके साथ था, विश्वास उनके साथ था। फर्जी वोटर रहे होंगे, इसमें 2 मत नहीं, हटा दिए गए, उनकी लीड कम हो गई, लेकिन वो चुनाव जीते। तो जनता का यदि आप में विश्वास है तो वोट चोरी कोई मायने नहीं रखती। आपकी सरकार बनेगी, आपका विधायक सांसद चुनाव जीतेगा। 2014 से 2024 तक कांग्रेस लगातार हार रही है, और जब 50 सीटें थी 2019 के चुनाव में, आज बढ़कर के 100 सीटों पे आप आ गए। तब तो वोट चोरी नजर नहीं आई आपको कि 50 सीटों से 100 सीटों तक कैसे पहुंचे। छत्तीसगढ़ में 2018 में विधानसभा चुनाव बनी, तब जीते आप, सरकार बनी, तब तो वोट चोरी नजर नहीं आई। और कई राज्यों में भी जहां जहां आप नाम ले रहे हैं, वहां आपने संयुक्त सरकार, महाराष्ट्र का नाम आप ले रहे हैं ना, महाराष्ट्र में आपने संयुक्त सरकार बनाई थी, वहां तो आपको वोट चोरी नजर नहीं आई। अब केंद्र में नजर क्यों आ रही है? क्योंकि 3 बार से लगातार जनता आपको खारिज कर रही है। आपके मुद्दे, आपकी नीतियां, आपका नेता, आपका नेतृत्व, इन सबको ठीक करेंगे ना तो जनता आपके साथ आएगी। अब ये इस तरह के मामले चलने नहीं है, खासकर ऐसे जब आप इनकाउंटर हो रहे हैं। जिस आधार पर आप वोट चोरी का मुद्दा आपने उठाया, वो कंपनी ने ही सॉरी बोल दिया, उस कंपनी आपको डिलीट करने पड़े, आपके प्रवक्ताओं के ट्वीट डिलीट करने पड़े उसके आधार पर। तो सवाल यह है कि आप जिस चीज को अपना रहे हैं वह कितना जनता के बीच विश्वसनीय है, वो आंकड़े कितने पर हैं, उसको जनता कितना एक्सेप्ट कर रही है। अब आप सावरकर का नाम तो नहीं ले रहे हैं, अदानी का तो ले रहे हैं, सावरकर का क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि मालूम है कि वो मुद्दा चल नहीं पाया। महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार नहीं बन पाई उसके चलते। सावरकर तो सबसे बड़े नेता महाराष्ट्र के थे ना, वहां तो आपकी सरकार बननी थी यदि आप सावरकर को कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुद्दे राजनीतिक दलों के सही होंगे, आधार से होंगे, तथ्यों के साथ होंगे, तो जनता उस पर मुहर लगाएगी। ये चीज है। अमरजीत जी, बेहद गंभीर बात अनिल जी ने कही कि साहब जनता के मुद्दे के पास जाइए ना, आप जनता के मुद्दे को टटोलिए ना। आप मौके के हिसाब से, वक्त के हिसाब से मुद्दा ले आते हैं और जनता उसे इनकार कर देती है। नहीं, हम जनता की अदालत में भी जा रहे हैं और हमें अब केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा भी नहीं रहा। माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय पे पूरा भरोसा है। और जैसे 14 अगस्त को आदेश देकर आधार कार्ड को पहचान पत्र में शामिल कराया गया, 65 लाख वोट जो कटे उस पर पारदर्शिता के लिए आदेश किया गया। तो मैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इतना कह सकता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर में फरियादी जाए तो जाए कहां, सरकार भी तुम्हारी है, दरबार भी तुम्हारा है। अनिल भैया को मैं भी सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा हूं। मुझे आप एक चीज बताइए, नहीं सुनिए, क्या होता है चुनाव आयोग की भूमिका? कांग्रेस को मीडिया भी नजर आती है। ठीक है अनिल, चुनाव आयोग की भूमिका डॉक्टर साहब संदेह के दायरे में क्यों आई? इसलिए आई कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार किया, उसमें नियम कायदे में फेरबदल किया। ये चुनाव आयोग संदेह के दायरे में कब आया? जब हमने उनसे डिजिटल वोटर की लिस्ट मांगी, उन्होंने वो लिस्ट उपलब्ध नहीं कराई। और चुनाव आयोग के कमिश्नर ने जिस ढंग से बॉडी लैंग्वेज में सफाई दी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिस झुंझलाहट के साथ चुनाव आयोग की भूमिका निभाते दिखी, ये सबसे समझ में आ गया कि चोर की दाढ़ी में टीका। हम तो ये चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, संविधान का सम्मान हो, लोकतंत्र का सम्मान हो और विपक्ष होने इंदिरा गांधी में वो नैतिक साहस था कि वो आपातकाल के बाद चुनाव में गई और ये
उज्जवल यादव, उज्जवल यादव, और नेहरू प्रधानमंत्री बन जाए, ठीक है, उज्जवल यादव, आ रहा हूं। इंदिरा गांधी बन जाए, वोट चोरी और सोनिया गांधी बन जाए, और वोट और प्रियंका गांधी बन जाए, मोदी और राहुल गांधी बन जाए। नहीं बनेंगे, सच सुनना नहीं नहीं चाहते, बनेंगे, क्योंकि इनको पता नहीं है बन कि पाएंगे। जनता के सामने सच्चाई सामने आ गई है और ये वोट चोरी की सरकार अब ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। इसलिए बौखलाकर ये उलूल जुलूल बातें करते हैं और जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं और ये चलेगा नहीं। आने वाले समय में आप देखेगा ये जो वोट अधिकार यात्रा है, ये जो 1300 किलोमीटर की यात्रा है, इससे आप बिहार में भी मुंह राहुल गांधी का खाएंगे वजन कम और होगा। देश में भी मुंह खाएंगे। उज्जवल यादव, उज्जवल, ठीक है, ठीक है, अमरजीत जी, अमरजीत जी, मैं जवाब ले लेता हूँ। की चिंता करे, अमरजीत जवाब ले लेते, जवाब ले लेते, जवाब ले लेते हैं। अरे लोकतंत्र का सम्मान करने ठीक है, अमरजीत जी जवाब ले लेते, स्वतंत्रता के आंदोलन से अमरजीत जी जवाब ले लेते, जवाब ले लेते, ठीक है। उज्जवल यादव, मैं उज्जवल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, उज्जवल जी मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ, उज्जवल जी मैं सीधे आ रहा हूँ, ठीक है। अमरजीत जी जवाब ले लेते, अमरजीत जी जवाब ले लेते, अमरजीत जी जवाब ले लेते, उज्जवल जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है। अमरजीत जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, अमरजीत जी आ रहा हूँ, अमरजीत जी एक मिनट, मैं एक बार जवाब ले लेता, मुझे समाप्ति भी करना होगा। उज्जवल जी जवाब दीजिएगा, इस बात पे जरूर जवाब दीजिएगा कि साहब इस आपके हिसाब से जो राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस बना रही है, संवैधानिक मुद्दा नहीं है आपके हिसाब से, इसका अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा? कांग्रेस आश्वस्त है कि वो परिणाम ला के दिखाएगी। जवाब मैं आपको बस एक कल्पना कीजिए, राहुल गांधी बिहार इलेक्शन के बाद बाइट दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हुआ है इसलिए हम हार गए। ये परिणाम है इस पूरे एक्सरसाइज का। उसके साथ बाजू में तेजस्वी जी खड़े हैं, बाजू में अन्य नेता खड़े हैं और राहुल गांधी बोल रहे हैं बिहार में भी वोट चोरी हुआ, देखिए मैं बोला करता था और वही हुआ और इसके खिलाफ आ ठीक है, चलिए मुझे समाप्त करना है, मुझे समाप्त करना है, मुझे आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमरजीत जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, उज्जवल जी आपका भी शुक्रिया। इस मुद्दे की खिचड़ी कब तक पकेगी इंतजार कीजिए, परिणाम क्या होगा इसका भी इंतजार फिलहाल करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।